हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट का टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक अर्थात व्यापारिक बैंकों के कार्य। ये जो टॉपिक है वो बैंकिंग से संबंधित है और ये बैंकों के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस जनरल में लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्योंकि बैंक है उसका आज अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया। किसी भी देश के विकास में बैंक के बिना उसका विकास संभव नहीं है, यानी विकास की आधारशिला वो बैंक है। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज क्यूसर, नागौर। अब अपन बात करते हैं कि बैंक होते क्या है। बैंक का मतलब होता है जो अपनी जमा लेते हैं और उधार देते हैं। उधार किसके लिए देते हैं? या तो अपन कोई उपभोग करना है, उपभोग का मतलब है जैसे अपने कोई घर में शादी फंक्शन कुछ हुआ तो उसके लिए, या निवेश करना है, निवेश का मतलब अपने को दुकान बनानी है या कुछ अपन मशीनरी खरीदनी है जिससे अपन और रुपए बना सकते हैं, यानी पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए बैंक अपने को क्या करता है कि उधार देता है। तो ये कार्य करने वालों को अपन बैंक कहते हैं। इसके अलावा भी आज के समय में बैंक कार्य कर रहे हैं एजेंट के रूप में, सामान्य सेवाएं, सामाजिक विकास सेवाएं, आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहे हैं। अर्थात अपन बात कहें तो व्यापारिक बैंक, यानी बैंक शब्द का मतलब भी अपन व्यापारिक बैंकों से ही है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है और बैंक आधुनिक युग में प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य। वित्तीय संस्था का मतलब है जो रुपए का कार्य करते हैं उनको अपन वित्तीय संस्था, और बैंक है जो रुपए का ही कार्य करती है। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंक और बैंकों या बैंक किसे कहते हैं तो दोनों का एक ही अर्थ है कि व्यापारिक बैंक या बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों को रुपए के रूप में अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग तथा निवेश के लिए उधार देती है। जैसे अपन बैंक से सभी जानते हैं कि एसबीआई को सब जानते हैं, पीएनबी हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके भारत में बहुत सारे निजी सार्वजनिक बैंक है, बहुत सारे। उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि कौन से सार्वजनिक बैंक है, कौन से अपन निजी बैंक है, कौन से विदेशी बैंक है। पहले अपन देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों को अपन वर्गीकरण करते हैं, यानी व्यापारिक बैंकों को वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे? व्यापारिक बैंकों का अपन वर्गीकरण करेंगे कि दो श्रेणियों में बांट सकते हैं अपन व्यापारिक बैंकों को। अपन दो श्रेणियों यानी कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंकों को अपन दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जो गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक वे होते हैं जो जिनके जो आरबीआई के 1934 का अधिनियम है उसकी द्वितीय सूची में शामिल नहीं होते हैं, और दूसरी इनकी जो पूंजी होती है वो 5 लाख से कम की होती है। और वे अनुसूचित व्यापारिक बैंक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में शामिल होते हैं, और ये बैंक इनकी मतलब ये तुलनात्मक रूप से गैर अनुसूचित व्यापारी बैंक से ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि इनकी पूंजी होती है वो 5 लाख से ज्यादा होती है। आज के समय में देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है इनकी। ये एक मिनिमम उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो इसके आधार पर भारत में अपन दो भागों में बांट दिया, गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक और अनुसूचित व्यापारिक बैंक। ज्यादातर जो अपन बैंक अपन जिससे बात करते हैं वो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के ही बारे में बात करते हैं। अब अगर देखें अपन पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जैसे सबसे पहले अपन सभी परिचित हैं एसबीआई, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक। ये जो बैंक है वो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब है कि निजी बैंक। निजी बैंक एचडीएफसी हो गया, अपना आईसीआईसीआई हो गया, ये बैंक है वो क्या है? निजी बैंक है। और फॉरेन बैंक में अपन देखें तो सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। ये जो बैंक है वो फॉरेन यानी विदेशी बैंक है जो अपने यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और उनकी गिनी चुनी जगह स्थानों पर ही ब्रांचें मिलेगी आपको। ये अपन ने देखा कि बैंकों का अपन वर्गीकरण। व्यापारिक बैंक पढ़ रहे हैं अपन, तो व्यापारिक बैंक का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि लाभ कमाना, यानी वो लोगों को जमा स्वीकार करेगा, उस जमा के आधार पर लोगों को उधार देगा और अपने लाभ कमाएगा। अब अपन पढ़ते हैं कि बैंकों के क्या कार्य होते हैं। बैंकों के कार्यों को अपन मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं,
और एक अन्य भाग में और भी अपन 3 भाग में भी बांट सकते हैं अपन कहीं कहीं पे, लेकिन अपन देखे जाए तो मोटे रूप अपन 2 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे यहाँ पे। एक प्राइमरी फंक्शन अर्थात मुख्य कार्य और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन अर्थात गौण कार्य, द्वितीय कार्य। पहला जो बैंक का मेन कार्य है, दो मतलब बात करें प्राथमिक कार्य मुख्य कार्य, वो है जमा स्वीकार करना, उधार देना और साख निर्माण। ये 3 कार्य हैं जो किसी भी बैंक के मुख्य कार्य होते हैं। बाकी जो कार्य किए जाते हैं वो उसके गौण कार्य हैं, वो इतने उपयोगी नहीं है जितने मेन ये कार्य होते हैं। दूसरे कार्य है जैसे एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, विनिमय पत्रों की कटौती। विनिमय पत्रों की कटौती को कभी-कभी उधार देने के अंदर ही शामिल कर लिया जाता है, कहीं-कहीं पे इनका अलग से अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भी बैंक जैसे कार्य करते हैं, सामाजिक सेवा के रूप में भी कार्य करते हैं और आर्थिक विकास में भी सहयोग देने के रूप में भी कार्य करते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे इन्हीं को पढ़ेंगे कि ये मुख्य रूप से अपन 2 मोटे भागों में बांट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य कार्यों की, और मुख्य कार्य में बात करते हैं अपन जमा स्वीकार करना, यानी रुपए जमा करना। व्यापारिक बैंक जनता का रुपए क्या करता है, जमा करता है। जैसे अपन बैंक में खाता खोले, अपने पास रुपए हैं तो अपन जाके उसमें जमा करा सकते हैं। अब बैंक में अपन रुपए कई प्रकार से जमा करा सकते हैं और बैंक भी अपने अलग अलग रूप में रुपए जमा करता है। जैसे एक अपने सभी ने जब सामान्य व्यक्ति खाता खुलाता है वो बचत जमा खाता खाता। बचत जमा खाता क्या होती है कि इसमें छोटी छोटी बचतें जमा कराता है व्यक्ति सामान्यतः, और छोटे छोटे लेन देन करता है, बड़ी मात्रा में लेन देन नहीं करता है। और चालू जमा खाता एक होता है चालू जमा खाता। चालू जमा खाता है वो सामान्यतः व्यापारिक बैंक या बड़े लोग बिजनेसमैन करो इसमें चालू जमा खाता खुलवाते हैं। उनका क्या कि दैनिक लेन देन होता है, हमेशा जमा आया गया ऐसा चलता ही रहता है लगातार। और इसके कारण लगातार रुपए कभी भी बैंक से वो निकाल सकता है, व्यापारी कभी भी जमा करा सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसको पता है कि, तो इसके कारण इस पर बैंक ब्याज नहीं देता, उल्टा सालाना कुछ ना कुछ उसके ऊपर शुल्क वसूल करता है। जबकि बचत जमा खाता में सामान्यतः उसको पता है छोटी छोटी बचतें हैं जो व्यक्ति इकट्ठा करता है, इसलिए इस खाते के अंतर्गत व्यक्ति ब्याज देने, इसमें बैंक कहते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्यतः छोटी सी ब्याज दर देते हैं। जैसे लॉकडाउन से पहले लगभग बैंकों में 4% के आसपास ब्याज दर चल रही थी, और वर्तमान में 2.5 से 3% के आसपास चल रही है। अलग अलग बैंकों की अलग अलग ब्याज दरें हैं। इसके अलावा भी बैंक में और भी प्रकार का अपन खाता खुला सकते हैं या और प्रकार से अपन रुपए जमा करा सकते हैं। और अपन रुपए जमा कराने का है वो निश्चित कालीन या समयावधि जमा अर्थात फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट। सभी लोग एफडी से परिचित हैं। एफडी का मतलब एफडी करा गया, एफडी की हुई है। एफडी का मतलब होता है कि निश्चित समयकालीन तक जमा। निश्चित समय कितना होगा ये जमा कराने वाले पे निर्भर करता है। ये 5 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। यानी जमा कराने वाला व्यक्ति कितने समय अवधि के लिए जमा कराए वो उसकी होती है एफडी। और इसको अपन कभी भी ऐसे नहीं निकाल सकते कि अपन गए और निकाल, उसके लिए अपने बैंक को निकालने के लिए अपने को वो एप्लीकेशन देनी होती है। तो एफडी कराते हैं तो बैंक निश्चित हो जाता है कि हाँ ये एक निश्चित समय तक अब रुपए नहीं लेगा। तो उससे क्या उस बैंक को सहूलियत रहती है कि हाँ ये नहीं लेगा तो उसको ज्यादा अच्छी तरह काम ले सकता है बैंक। इसलिए बैंक इस पे ज्यादा ब्याज देता है, ऊंची ब्याज दर देता है। जितनी ज्यादा समय अवधि होती है उतनी ज्यादा ब्याज दर देने की संभावना रहती है। अगला जो खाता है वो होम सेव बचत खाता। होम सेव बचत खाता है एक बैंक जिस प्रकार अपन घर में एक गुल्लक बना के रखते हैं जिसमें बच्चों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चे खर्च कम करें, टॉफी चॉकलेट कम खाए और बचत करना सीखें, उसी के लिए अपन जैसे गुल्लक ला के रख देते हैं उसमें अपन रुपए। तो इसी तरह इस तरह की सुविधा बैंक भी प्रदान करता है कि अपने घर में आके एक गुल्लक रख जाता है बैंक वाला और उसकी चाबी बैंक अपने पास ले जाता है। व्यक्ति उसमें एक निश्चित समय तक अपने उसमें रुपए जमा करता जाता है और फिर जाके बैंक में उसको जमा करा देता है। तो उससे क्या हो जाता है एक बचत भी हो जाती है, दूसरा उस पर बचत जब जैसे जाके अपन बैंक में जमा कराएंगे तो वो उस रुपए को अपने खाते में जमा कर लेगा। तो इसको अपन होम सेफ सेविंग अकाउंट्स कहते हैं कि बचत जैसे छोटी छोटी बचतें करने के मतलब अपन बच्चों को भी इससे प्रोत्साहित करने में ये मददगार होता है। अगला जो खाता है वो आवर्ती जमा खाता।
आवर्ती जमा खाते का मतलब है कि जैसे मान लो मेरे वो हर महीने में रुपए जमा कराता हूँ, जैसे LIC में होता है कि हर महीने रुपए देते हैं और लास्ट में अपने को इतने साल बाद में इतने रुपए मिलेंगे, ये कहते हैं। इसी तरह इसमें भी होता है कि आप है ना, जैसे FD तो एक निश्चित जमा एक साथ जमा होती है, जबकि आवर्ती जमा खाता में क्या होता है कि प्रति माह या प्रति तिमाही या प्रति 6 माही अपन जमा करा सकते हैं कि मैं हर साल या हर माह इतने इतने रुपए जमा करूंगा एक निश्चित समय अवधि के लिए। बदले में बैंक अपने को कहेगा इतने इतने रुपए अगर हर समय आप जमा करोगे तो आपको अंत में इतने रुपए वापस मिलेंगे। यानी इसमें भी ब्याज होता है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि बैंक इसमें भी निश्चित रहता है कि व्यक्ति रुपए अभी नहीं निकालेगा तो वो अच्छी तरह उपयोग कर सकता है और लंबे लोन के लिए भी प्रयोग कर सकता है। ये अपन यहाँ पे पढ़े कि बैंक में अपन किस प्रकार से रुपए जमा करा सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि उधार देना, एडवांसिंग ऑफ लोन, यानी बैंक क्या करते हैं कि अपन जमा स्वीकार करा तो बैंक को ब्याज देना पड़ता है, तो इससे तो ये बैंक की लागत हुई। अब बैंक की आय कहाँ से होती है? बैंक आय होती है उधार देने से। जो उधार देने से जो उनको ब्याज मिलता है और जो अपने को जमा करने में ब्याज देते हैं, उन दोनों का अंतर ही उनका लाभ होता है। यानी सामान्यतः बैंक है वो उधार उत्पादक कार्यों के लिए देता है, लेकिन कभी कभी उपभोग कार्यों के लिए भी उधार दिए जाते हैं। जैसे पर्सनल लोन में अपन कभी शादी ब्याह के लिए भी ले लेते हैं। सामान्यतः अपन जो KCC बात करें, KCC उत्पादक कार्यों के लिए, कि किसान की खेती करने के लिए, इसी प्रकार वो उद्योगपतियों के लिए, उनके लिए जो होते हैं वो सामान्य उत्पादक कार्यों के लिए उधार दिए जाते हैं। उधार देने के तरीके भी अलग अलग प्रकार हैं, जिस प्रकार अभी अपन ने बात की है इस तरीके से उधार देने के एक है नगद साख। यानी नगद साख में यह है कि अपन जितनी अपन जैसे मान लो अपने बैंक के कहा कि मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए, तो बैंक ने कहा ठीक है। और कैश क्रेडिट में क्या होगा कि जितने आप रुपए उधार बैंक से मतलब निकालोगे राशि उसी पर ब्याज लगेगा। जैसे 5 लाख आपने मांगे और आपने 3 लाख ही निकाले बैंक से, तो आपको ब्याज सिर्फ 3 लाख भी देना। अगर 4 निकाले तो 4 को देना पड़ेगा, 2 निकाले तो 2 को देना पड़ेगा। इस खाते में इस प्रकार के उधार में ज्यादा फायदा है, क्योंकि अपन जितनी राशि निकालते हैं बैंक से उतना ही अपने को ब्याज देना पड़ता है। दूसरा होता है आउटड्राफ्ट। आउटड्राफ्ट ये होता है कि कब ये अपने बैंक विश्वसनीय ग्राहकों को देता है और उसमें अपने को बैंक से पहले अपने परमिशन लेनी पड़ती है, एक समझौता करना पड़ता है, और ये छोटी अवधि के लिए देता है बैंक कि अगर आपके खाते में रुपए नहीं है तो भी आप ज्यादा रुपए निकाल सकते हो, तो भी आप रुपए निकाल सकते हो। यानी एक इतनी लिमिट कर देती है कि आपके खाते में रुपए नहीं है तो भी आप इतने रुपए निकाल सकते हो, इसके लिए आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार को अपन कहते हैं आउटड्राफ्ट। आउटड्राफ्ट के लिए अपने को ले सकते हैं अपन, मतलब अपने मतलब जो विश्वसनीय ग्राहक है वो बैंक से एक ले सकते हैं, उसको बैंक की परमिशन लेनी होती है तभी आउटड्राफ्ट निकाला जा सकता है। आउटड्राफ्ट यानी जितने अपने रुपए उससे ज्यादा अपन रुपए निकाल रहे हैं तो वो हो गया ओवरड्राफ्ट। इस प्रकार का भी बैंक है जो लोन उधार देती है। जैसे अपन डिमांड लोन्स की बात करें, जैसे अपन ने मान लो अपन ने 5 लाख रुपए लोन लिया, 5 लाख बैंक ने अपने को लोन दे दिया, तो अब उसके ऊपर अगर अपन बैंक से 3 लाख निकालने चाहे 2 लाख निकालने, अपने पूरी जितनी जमा की उसके पूरे के ऊपर ही ब्याज लगेगा, उसे कहते हैं मांग जमा। यानी जितने अपन रुपए जमा करें उसके पूरे के ऊपर अपने को एक इकट्ठी जमा रकम है वो अपने खाते में जमा कर देगा बैंक। अब चाहे अपन निकालो उसको या नहीं निकालो, अपने को ऊपर ब्याज लगना ही है। यानी एक निश्चित समय एक साथ ही वो अपने इक्विटी जमा कर देता है, उसको कहते हैं अपन मांग जमा। और चौथा अपन देखें अल्पकालीन ऋण। सामान्यतः जो बैंक है वो अल्पकालीन ही ऋण दिए जाते हैं, और अल्पकालीन ऋण का मतलब है कि जो छोटे अवधि 5 साल 10 साल के लिए जो ऋण दिए जाते हैं उसको अपन अल्पकालीन ऋण ही कहते हैं। और सामान्यतः जो बैंक है वो छोटी अवधि के लिए ऋण देता है। तो ये देखोगे ऋण देने के प्रकार। एक अपन ने पढ़ा है साख निर्माण। अपन तीसरा कार्य देखा था प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्यों में से एक था जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, और तीसरा था साख निर्माण। साख निर्माण का मतलब यह है कि बैंक के पास जितनी जमा आई अगर उसके बराबर ही उधार देती है बैंक तो साख का कोई निर्माण नहीं। लेकिन उससे ज्यादा उधार, जैसे बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा हुआ और बैंक ने 20 करोड़ रुपए उधार दे रखे हैं, तो इसका मतलब है बैंक ने 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बना लिए। उस एक्स्ट्रा बना करने को ही कहते हैं कि साख निर्माण। यानी जितनी प्राथमिक जमा हो उससे अधिक उधार दे दे तो बैंक इसको कहते हैं साख। क्योंकि बैंकों को पता है कि 10 करोड़ रुपए जमा हुए हैं जैसे किसी बैंक में,
तो बैंक को पता है कि सभी ग्राहक आके 10 करोड़ एक साथ नहीं लेके जाएंगे, तो उसी के विश्वास के आधार पर बैंक है वो साख का निर्माण करता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति उधार बैंक से लेके भी उधार देते हैं या ऋण देते हैं, तो वो भी वापस बैंक में ही रुपए जमा हो जाते हैं, तो उससे भी बैंक की जो तरलता है वो लगातार बनी हुई रहती है। इसके आधार ही इस कारण बैंक आधुनिक समय में ये प्रमुख कार्य हो गया है साख निर्माण, क्योंकि आजकल बैंकों का प्रयोग है वो बहुत ज्यादा होने लगे हैं। अब अपन बात करते हैं एजेंट के रूप में बैंक का कार्य, यानी सेकेंडरी गौण कार्यों में अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन कार्य बात करेंगे एजेंट के रूप में कार्य। एजेंट के रूप में कार्य का मतलब है कि पहला कार्य अपन देखें विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान। विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान का मतलब है कि बैंक क्या करता है, ग्राहकों के चेक और ब्याज किराया ये क्या करता है, एकत्रित करता है। यानी एकत्रित करने का मतलब है कि बैंक उस किसी को व्यक्ति से भाई इससे है ना इतने रुपए आपको काट के मेरे खाते में डालने, उसमें एक दोनों का एक समझौता पत्र होता है, उसके आधार पर बैंक ये कार्य करता है। और दूसरों को जिसको देना होता है, जैसे बीमा की किस्त आ गई, जैसे मान लो आपने किसी ने LIC करेगी, तो LIC आप दे रहे हो, तो उसको बैंक को आप इसमें लिख के दे दोगे कि मेरे हर महीने इतने खाते से ये रुपए काट दिए जाए, तो ये एक तरीके से क्या होगा, उसको देने का काम हो। इसी प्रकार वापस है, जैसे वो LIC पूरी होगी तो अपने खाते में वापस आएगी, तो उसको कहेंगे एकत्रीकरण, यानी भुगतान और एकत्रीकरण के कार्य करता है। दूसरा, बैंक प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का कार्य भी करता है। प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का मतलब ये है कि ये शेयर स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके अपने प्रतिभूति खरीदने और बेचने में और उसको सुरक्षित रखने में भी सहयोग करता है। नहीं, अपन प्रतिभूतियों खरीदते हैं तो अपने बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं और वापस बिक्री करते हैं, तो भी अपने रुपए वो बैंक में आते हैं, यानी ये एक एजेंट के रूप में बैंक है वो बीच में रहता है। तीसरा अपन बात करें ट्रस्टी तथा प्रबंधक। ट्रस्टी तथा प्रबंधक का मतलब है बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति की ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। यानी अपन उसको अपन कह देते हैं कि भाई मेरे बाद उत्तराधिकारी ये होगा, ये अपन होगा, तो ये अपन बैंक में एक सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो अपने बैंक उसको फिर अपने जब उसकी व्यक्ति के बाद में वो संपत्ति सारी उसकी हो जाती है। अगला है रेमिटिंग ऑफ मनी। रेमिटिंग यानी रुपए भेजना, यानी बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजना और दूसरे स्थान से यहाँ वापस प्राप्त करने का कार्य भी करता है। और ये बैंक किसके माध्यम से करता है, बैंक ड्राफ्ट DD होती है, अपन DD बना के दे देते हैं, बैंक में DD बनाते हैं, तो वो DD अपन दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो वहां पे जो जहाँ पे देंगे वहां पे बैंक वो रुपए पहुंचा देगा। अगला एक और कार्य देखें तो विदेशी मुद्रा का कार्य भी है, यानी अगर मान लो अपन विदेशों से कोई वस्तु मंगानी है तो अपने विदेशी मुद्रा चाहिए, तो वो मुद्रा अपने को कहाँ से मिलेगी, बैंक के माध्यम से। यानी बैंक से अपने को रुपए देंगे तो बदले में बैंक अपने विदेशी मुद्रा देगा, अपन विदेशी मुद्रा विदेशी व्यक्ति को देंगे, यानी बाह्य व्यक्ति को, तो वो अपने को विदेशी वस्तु देगा, क्योंकि वहां पे अगर डॉलर चल रहा है तो वो डॉलर की मांग करेंगे, लेकिन डॉलर अपने पास है नहीं। इसी प्रकार अगर मान लो अपन किसी विदेशी व्यक्ति को अपनी वस्तु बेची है, यानी यहाँ पे नहीं, देश के अंदर तो रुपये चलता है, लेकिन बाहर अगर किसी को बेचनी हो तो बदले में वहां से अपने डॉलर मिलेंगे, डॉलर के बदले यहाँ देश में अपने रुपए चलते हैं, तो अपन रुपए बदलने यानी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का कार्य वो बैंक ही करता है। और अगला अगर एक देखें तो वो है संदर्भ पत्र। संदर्भ पत्र का मतलब है कि बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना है वो देश विदेश के व्यापारियों को भी देता है, नहीं इस व्यक्ति की कैसी स्थिति है, इसकी कैसी रेपुटेशन है, इसके बारे में भी ग्राहकों को उनको अपनी ये लेटर देता है, अंडरटेकिंग मतलब अंडरटेकिंग नहीं कर सकते, इसमें बताता है कि इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति रही है, इसने ऐसे ऐसे किस्त चुके, ऐसे ऐसे रुपए चुके हैं, ऐसी स्थिति है, इसके बारे में वो जानकारी देता है। अगला अपन बात करें सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। सामान्य उपयोगिता की सेवाओं से यहाँ ये मतलब है कि जैसे अपन एक लॉकर की सुविधा लेते हैं, आपने लॉकर सब सुना हो, लॉकर की सुविधा मतलब है कि व्यक्ति बहुत सारे शहरों में क्या होता है कि जो घर में सोना रखा होता है वो सुरक्षित नहीं होता है, अब उसको रखने के लिए क्या करते हैं कि बैंक में क्या होती है सारे कैमरे सारी आधुनिक फैसिलिटीज रहती है, वहाँ पे चौकीदार गार्ड भी रहते हैं, तो व्यक्ति क्या करते हैं कि जरूरत होने पर वहां पर निकाल लेते हैं और नहीं जरूरत होने पर वहां पे जाके रख देते हैं, ताकि उससे होने का डर नहीं। तो इसके लिए अपन बैंकों से अपन लॉकर की सुविधा भी ले सकते हैं, बदले में अपने कुछ बहुत मामूली अपने को उसका भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि अपन उसकी सुविधा ले रहे हैं तो फैसिलिटी का अपन शुल्क भी चुकाना होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है।
इसके अलावा यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र भी देता है बैंक। यात्री चेक का मतलब है कि व्यक्ति रास्ते में रुपए नहीं रखना चाहता अपने पास। जैसे मान लो जयपुर से चेन्नई जा रहा हो और उसको वो चाहता है कि इतनी दूरी जाऊंगा तो रात में सोऊंगा करूंगा कहीं रुपए गिर नहीं जाए, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, एक यात्री चेक देता है, वो जाके चेन्नई से निकाल सकता है। यहाँ से रुपए जमा करो बैंक में, यात्री चेक लो और चेन्नई में जाके निकाल लो। इस प्रकार यात्री चेक भी देता है। साथ में साख प्रमाण पत्र का मतलब है कि बैंक विदेशी लोगों को ये भी देता है कि भाई इसकी साख कैसी स्थिति है, यानी इसके लिए ये बैंकों को एक तरीके से ग्राहक ये इसके लिए उसको साख प्रमाण पत्र भी देता है। तीसरी बात करें वाणिज्य सूचनाएं आंकड़े, यानी बैंक है वो व्यापार के बारे में आंकड़े भी इकट्ठा करती है और वो सूचनाएं प्रकाशित भी करती है, और प्लस बैंक की स्थिति, कितने लोन ले रहे हैं, कितने दे रहे हैं, क्या स्थिति है, इसके बारे में भी सूचना इकट्ठी भी करती है और प्रकाश, जिससे कि अपने को देश की आर्थिक स्थिति, उस एरिया की आर्थिक स्थिति जिस बारे में कर रही है तो उससे भी अपने को पता चलती है। और अगला जो कार्य है वस्तुओं के वाहन में सहायक, यानी वस्तुओं के वाहन में ऐसे सहायक है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी बिल टिक कटा के बैंक में जमा करा दी, जैसे किसी ने रुपये को सामान बेचा और वो बिल्टी है ना बैंक में जमा होगी। अब अगर मान लो अपने को क्या है कि वो अपने वस्तु लेनी है, तो यानी व्यापारी क्या होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी ग्राहकों की बिल्टी है ना वो बैंक में भेज देते हैं, अगर बिल्टी छुड़ो और अपना सामान लो। यानी बिल्टी छुड़ाने मतलब जब जितने रुपए उस सामान के वो बैंक को दो और बैंक वो अपने सामान अपने को दे देगा और वो उस खाते व्यापारी खाते में रुपए जमा हो जाएंगे। इस प्रकार वो व्यापारी एक बैंक है वस्तुओं के वाहन में भी क्या सहायक होते हैं। और तीसरा कार्य अपन जैसे बात करें वो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये उधार का भी एक तरीका है कि जैसे क्या होती है कि व्यापारी आपस में जो विनिमय करते हैं उसमें जैसे व्यापारी विनिमय बिलों का प्रयोग करते हैं। विनिमय बिल पत्रों में ऐसा होता है सामान्यतः 3 महीने की अवधि के होते हैं। जैसे मान लो 1-2 महीने 1 महीने जिस भी आपस में आपसे समझौते होते हैं कि भाई ये इतने महीने बाद में आपको इतने रुपए भुगतान कर दिए जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को पहले ही रुपए चाहिए तो वो क्या करेगा, उन विनिमय पत्रों को बैंक में जमा करा देगा। बैंक में उन वित्तीय पत्रों की जो रुपए लिखे उसमें कटौती करके, यानी जैसे 100 रुपए का विनिमय पत्र है तो बैंक 90 रुपए दे दिए तो 10 रुपए को ये कटौती करके 90 रुपए बैंक उस व्यापारी को दे देता है ताकि उसका कार्य हो जाए। तो इस प्रकार उसको कहते हैं विनिमय पत्रों की कटौती। एक तरीके से वो ब्याज पहले ही ले लेता है। इस प्रकार ये व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा इसके सामाजिक आर्थिक विकास जैसे पूंजी निर्माण में सहयोग, अन्य निवेश को बढ़ावा देने में कार्य करता है। जैसे रुपए उधार देते हैं उससे निवेश कार्य होते हैं, नव परिवर्तन भी होते हैं और मांग भी बढ़ाते हैं क्योंकि उधार देंगे तो लोग मांग करेंगे। और मौद्रिक नीति में एक प्रमुख बैंक होते हैं, वो प्रमुख माध्यम होते हैं लागू करने में, रोजगार बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। ये कुछ सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में कार्य थे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।